हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। बहुत से स्टूडेंट्स को देखिए कन्फ्यूजन होती है कि किस तरह से आंसर्स को लिखें, मेंस के एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्या एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए आंसर राइटिंग का। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूँ। एक प्रॉपर मैं आपके लिए प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को प्रॉपरली हम पढ़ें, उस क्वेश्चन को फिर एनालाइज करें, एनालाइज करने के बाद उस क्वेश्चन को हम रिलेट करें विद लीगल प्रोविजंस एंड फिर हम उस क्वेश्चन को किस तरह से एक प्रॉपर फॉर्मेट में अपने आंसर को फ्रेम करें, प्रॉपरली आंसर को लिखने का क्या तरीका होना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें एंड ताकि आपको एक एज मिले ओवर द अदर स्टूडेंट्स। सो इन सभी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड देखिए, जब आप ऐसे कोई पर्टिकुलर स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, फॉर एग्जांपल इन डीजेएस, इन एचजेएस, इवन इन यूपी जेएस, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मेंस एग्ज़ाम में। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज किया होगा, नहीं भी किया तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इस कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आपको प्रॉब्लम बेस्ड एक क्वेश्चन दिया जाता है एंड उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होता है, एनालाइजिंग द लीगल प्रोविजंस, कोरिलेटिंग इट विद द लीगल प्रोविजंस। तो इस तरह के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरह से हम अटेम्प्ट करें, आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड हमारे प्रीवियस वीडियोस भी अवेलेबल हैं एंड मेंस आंसर राइटिंग के अलावा भी वेरियस अदर वीडियोस आर अवेलेबल ऑन आवर चैनल। सभी वीडियोस का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपके पास एक प्रॉब्लम हमने फ्रेम की है। सबसे पहले जब भी आपके पास एक क्वेश्चन आए तो आपको उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को सही से नहीं समझेंगे तो आप उसका आंसर भी सही से नहीं दे सकते। क्वेश्चन को पढ़ने में प्रॉपर टाइम दें और प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को पढ़ें। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है कि व्हेनेवर देयर इज़ अ क्वेश्चन वेदर ए हैज़ कमिटेड बैंक रॉबरी इन कानपुर। हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ए ने कानपुर में रॉबरी कमिट करी ऑन 3 जनवरी, किस दिन, 3 जनवरी को, एंड ही लिव्स इन बनारस। ए जो है वो बनारस में रहता है एंड ये क्वेश्चन हमारे पास अराइज हुआ कि क्या ए ने 3 जनवरी को कानपुर में बैंक रॉबरी कमिट की। यहाँ तक समझ आया। अब आगे पढ़ते हैं। एविडेंस वॉज एड्यूस्ड बाय द डिफेंस काउंसिल। डिफेंस काउंसिल के द्वारा ये एविडेंस पेश किया गया दैट ऑन 2 जनवरी, कि 2 जनवरी को ही वॉज एट इलाहाबाद। ए कहाँ पर था? इलाहाबाद में था। और उसके बाद 4 जनवरी को ही वॉज सीन एट अलीगढ़, कि 4 जनवरी को ए को अलीगढ़ में देखा गया। तो ये पर्टिकुलर एविडेंस एड्यूस किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ ए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जो ये एविडेंस है कि ए को 2 जनवरी को देखा गया इन इलाहाबाद एंड 4 जनवरी को वो अलीगढ़ में देखा गया, तो क्या ये पर्टिकुलर एविडेंस रेलेवेंट है, और यदि है तो किस तरह से, या नहीं है तो क्यों नहीं है। अब देखिए, एक बार हमने क्वेश्चन को पढ़ा, एक बार पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ मुझे समझ आ गया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ते ही एकदम आपको समझ आ जाए कि उसमें क्या कहा गया है या उसे हम कहाँ पर्टिकुलर किस प्रोविजन से रिलेट करेंगे। उस क्वेश्चन को प्रॉपरली एक बार फिर से पढ़ें। यहाँ पर देखिए, इसे आप लिख करके भी एक बार समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 डेट दी गई हैं, 2, 3 एंड 4 जनवरी। क्वेश्चन ये है कि 3 जनवरी को क्या ए ने बैंक में रॉबरी करी। ए के बिहाफ में ये एविडेंस लाया जाता है कि 2 तारीख को तो वो इलाहाबाद में था और 4 तारीख को वो अलीगढ़ में था, इसलिए वो 3 तारीख को रॉबरी कमिट नहीं कर सकता। ठीक है, ये एविडेंस लाया जाता है। तो क्या ये एविडेंस रेलेवेंट है या नहीं है।
अब इस क्वेश्चन को आप रिलेट करें कि ये क्वेश्चन आपका किस पर्टिकुलर प्रोविजन से रिलेटेड है। जब आपने यहाँ पर पढ़ा कि वेदर इट इज़ रेलेवेंट, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन एविडेंस एक्ट से डील करता है। देखिए, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ आना चाहिए कि वो क्वेश्चन किस पर्टिकुलर एक्ट, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है या किस प्रोविज़न से पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर रेलेवेंसी की बात की गई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये एविडेंस एक्ट से डील कर रहा है। ठीक है, अब एविडेंस एक्ट तक पहुंच गए। अब उससे आगे सोचें कि किस पर्टिकुलर सेक्शन से ये क्वेश्चन डील करता हुआ लग रहा है। सो ये जो क्वेश्चन है ये डील कर रहा है विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि आपका बात करता है विद द प्ली ऑफ एलिबाई। अगर आपने एविडेंस एक्ट अच्छे से पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि सेक्शन 11 के अंदर प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में बात की गई है, यानी अन्यत्र उपस्थिति का साक्ष्य। जहाँ कहीं जो एक्यूज्ड है वो ये बेनिफिट लेना चाहता है कि जिस दिन वो क्राइम या वो इंसिडेंट हुआ उस समय मैं तो वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं था, मैं तो कहीं और था, तो दैट इज़ कॉल्ड एज प्ली ऑफ एलिबाई। सो ये क्वेश्चन जो है ये कम्प्लीटली प्ली ऑफ एलिबाई से ही रिलेटेड है कि ए इस बात का बेनिफिट लेना चाहता है कि मैं 3 तारीख को तो इलाहाबाद में था, मैं 2 तारीख को तो इलाहाबाद में था एंड मैं 4 तारीख को अलीगढ़ में था, इसीलिए 3 तारीख को मैं ये पर्टिकुलर रॉबरी का ऑफेंस नहीं कर सकता। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा, फिर उस क्वेश्चन को आपने रिलेट किया कि किस पर्टिकुलर एक्ट के किस प्रोविज़न के साथ वो क्वेश्चन डील कर रहा है। अब आप एनालाइज करेंगे कि वो जो पर्टिकुलर सेक्शन है, क्या उस सेक्शन के एसेंशियल्स के ऊपर जो ये प्रॉब्लम दी गई है, क्या ये प्रॉब्लम उस सेक्शन के एसेंशियल्स के ऊपर खरी उतरती है, मतलब उसके सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ओके, सो सेक्शन 11 अब आपको याद आना चाहिए कि सेक्शन 11 की जो लैंग्वेज है वो क्या कहती है। देखिए, जब आप सेक्शन 11 पढ़ते हैं, अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो अपना बैलेट लाएं और अभी सेक्शन 11 को पढ़ें। तो सेक्शन 11 में लिखा गया है कि कोई पर्टिकुलर फैक्ट्स विच आर नॉट अदरवाइज रेलेवेंट दे बिकम रेलेवेंट। वो कब रेलेवेंट हो जाते हैं, जब वो किसी पर्टिकुलर फैक्ट इन इशू को या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेट इस तरह से करते हैं कि वो उसे हाईली इम्प्रोबेबल या फिर हाईली प्रोबेबल बना देते हैं, देन सच पर्टिकुलर फैक्ट्स आर रेलेवेंट। ओके, सो अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये पर्टिकुलर एविडेंस क्या हाईली इम्प्रोबेबल बना रहा है या हाईली प्रोबेबल इस चीज़ को बना रहा है। ओके, सो देखिए ये बात कि वो 2, 4 एंड 3 कि 3 तारीख को रॉबरी हुई, 2 तारीख को इलाहाबाद में था ए और 4 तारीख को वह अलीगढ़ में था। तो ये सुन करके भी आपको लग रहा होगा कि रॉबरी तो 3 को हुई, ठीक है, लेकिन बात की गई कि एक दिन पहले और एक दिन बाद। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ हाईली इम्प्रोबेबल नहीं है कि 3 को वो रॉबरी नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हो सकता है कि वो 2 तारीख को इलाहाबाद रहा हो, उसके बाद वो 3 तारीख को रॉबरी करने के लिए गया और रॉबरी करके वो वापस 4 तारीख को अलीगढ़ आ गया। तो ये चीज़ हाँ पॉसिबल है, यानी कि हाईली इम्प्रोबेबल ये बात नहीं है कि उसने 3 तारीख को रॉबरी नहीं की। इसका मतलब यहाँ पर प्ली ऑफ एलिबाई का जो प्ली है वो अवेलेबल नहीं हो सकती, बिकॉज हाईली इम्प्रोबेबल ये चीज़ नहीं हुई। ओके, सो अब आपने अपने आप इस प्रॉब्लम को समझ लिया कि क्या यहाँ पर क्वेश्चन था, किस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड था, किस प्रोविज़न से रिलेटेड था, उस प्रोविज़न के क्या एसेंशियल्स हैं, क्या उन एसेंशियल्स को फुलफ़िल यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर रही है या नहीं कर रही। ओके, अब इतना सब कुछ समझने के बाद देखिए मैं आपको बहुत आराम से समझा रही हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए प्रैक्टिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप इस तरह से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ें, उन्हें लिखने की प्रैक्टिस भी करें। ओके, सो आपने समझ लिया अब कि इस प्रॉब्लम का ये आंसर होगा।
लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स में होती है वो ये कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, इवन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को समझ जाते हैं, जो आंसर को भी समझ जाते हैं, जिनको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के अमंग होती है दैट इज रिगार्डिंग द फ्रेमिंग ऑफ योर आंसर, कि अब हम समझ गए इसका आंसर ये है, लेकिन हम इसे लिखें कैसे, क्या लिखें, कैसे अपने क्वेश्चन को शुरू करें, किस तरह से हम उसे रिलेट करें प्रोविजंस के साथ और कैसे कंक्लूड करें, ये सब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते और इसीलिए वो अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाते, बिकॉज प्रॉब्लम लाइज इन द फ्रेमिंग ऑफ योर आंसर। ओके, सो अब हम देखते हैं, मैंने आपके लिए मॉडल आंसर इसका लिखा है, दैट इज़ बेस्ट टू माई नॉलेज। लेकिन देखिए एक बात और मैं आपसे कहूँगी कि कुछ भी ऐसा परफेक्ट नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि जिस तरह से मैं आपको आंसर लिख करके बता रही हूँ यही बेस्ट तरीका है या ऐसा ही होना चाहिए। कुछ ऐसा स्टैंडर्ड कोई बार इस तरह का नहीं होता कि ऐसे ही क्वेश्चन लिखा जाना चाहिए। ओके, सिर्फ मैं आपको एक फॉर्मेट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस फॉर्मेट से आप लिख सकते हैं चीज़ों को, लेकिन जब आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उनके आंसर्स लिखेंगे, तो आप खुद ये एक पर्टिकुलर आर्ट है, इस आर्ट को डेवलप कर लेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरह से आप लिखेंगे और अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। सो बेसिकली आंसर राइटिंग इज़ एन आर्ट जो कि टाइम के साथ डेवलप हो जाती है, प्रैक्टिस के साथ डेवलप हो जाती है। सो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए। सो देखिए, क्वेश्चन आपने समझ लिया, अब आप कैसे शुरू करेंगे कि इन द प्रेजेंट प्रॉब्लम, जो आपके पास प्रॉब्लम दी गई है उस प्रॉब्लम में द इशू इन्वॉल्व्ड इज दैट, हमारे पास इशू क्या है कि द एक्यूज वांट्स टू गेट द प्ली ऑफ एलिबाई। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते ही आपने क्योंकि समझा था सबसे पहले कि ये क्वेश्चन प्ली ऑफ एलिबाई के साथ डील करता है, तो आप अपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही एग्जामिनर को ये हिंट देंगे, ये बताएंगे कि हाँ आप समझ गए हैं कि ये क्वेश्चन किस पर्टिकुलर प्रोविजन से पूछा गया है। सो द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द प्ली ऑफ एलिबाई विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आपने क्वेश्चन के अंदर आपने स्टार्टिंग में ही मेंशन किया प्ली ऑफ एलिबाई एंड सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आप पहले डील करेंगे कि सेक्शन 11 क्या कहता है। डायरेक्टली आप अपने जो क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर नहीं आएंगे, आप पहले सेक्शन 11 के एसेंशियल्स को बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 फैक्ट्स विच आर नॉट जनरली रेलेवेंट अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट दे बिकम रेलेवेंट। वो रेलेवेंट हो जाते हैं, कब रेलेवेंट हो जाते हैं? इफ दे मेक द हैपनिंग ऑफ द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट एज हाईली प्रोबेबल, यदि वो उसे हाईली प्रोबेबल बना रहे हैं या हाईली इम्प्रोबेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो आपने पहले क्या किया, प्रोविजन लिखा, सेक्शन 11 की क्या एसेंशियल्स हैं उनको लिखा। अब आप इस सेक्शन 11 के एसेंशियल्स को कोरिलेट करेंगे विद द प्रॉब्लम। सो इन द गिवन प्रॉब्लम एविडेंस वाज एड्यूस्ड रिगार्डिंग अ फैक्ट विच इज नॉट रेलेवेंट और डायरेक्टली रिलेटेड विद द डेट ऑफ इंसिडेंट दैट इज 3 जनवरी, क्योंकि जो एविडेंस दिया जा रहा है वो रिगार्डिंग 2 जनवरी एंड रिगार्डिंग 4 जनवरी, इन दोनों बातों से रिलेटेड, इन 2 दिन से रिलेटेड दिया जा रहा है। लेकिन रॉबरी तो 3 तारीख को हुई, इसका मतलब रॉबरी से डायरेक्टली वो पर्टिकुलर फैक्ट रिलेटेड नहीं है। बट जो एविडेंस प्रोड्यूस किया गया रिगार्डिंग हिज प्रेजेंस कि वो इलाहाबाद में था 2 तारीख को, 4 तारीख को वो अलीगढ़ में था, ये चीज़ इस बात को हाईली इम्प्रोबेबल नहीं बनाती, डज नॉट मेक इट हाईली इम्प्रोबेबल कि उसने 3 तारीख को ये ऑफेंस नहीं किया होगा। बिकॉज फिर आप लिखेंगे कि ये चीज़ पॉसिबल है कि वो 2 तारीख को इलाहाबाद रहा हो, उसके बाद वो 3 तारीख को रॉबरी करी उसने और 3 के बाद वो वापस 4 तारीख को आ गया हो अलीगढ़। ओके, ये चीज़ आपने मेंशन की कि ऐसा पॉसिबल है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल नहीं है। दस जो एविडेंस एड्यूस किया गया है दीज आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू मेक इट हाईली इम्प्रोबेबल फॉर ए टू कमिट द ऑफेंस, कि ये चीज़ हाईली इम्प्रोबेबल नहीं है कि उसने ऑफेंस नहीं किया।
ओके, अब यहाँ तक आपने समझा दिया कि किस तरह से पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है वो आपके पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेट कर रही है, एसेंशियल्स को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। ओके, अब यहाँ तक समझाने के बाद आप कंक्लूजन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप कंक्लूड करेंगे अपने क्वेश्चन के आंसर को कि जो फैक्ट्स एड्यूस किए गए हैं, the facts adduced by the defense counsel do not prove the plea of alibi beyond any reasonable doubts। जो भी फैक्ट्स प्रोड्यूस किए गए डिफेंस काउंसिल के द्वारा, वो फैक्ट्स प्ली ऑफ एलिबाई को बियॉन्ड डाउट्स प्रूव नहीं करते, एंड हेंस द एक्यूज इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 11। ओके, देखिए ये जो कंक्लूजन है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप यहाँ तक जब हमने आंसर लिखा तो काफ़ी स्टूडेंट्स को लगेगा कि यहाँ तक भी तो सफिशिएंट है कि हमने डील कर दिया विद द प्रॉब्लम, हमने समझा दिया कि यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन अपने क्वेश्चन को कंक्लूड करना, अपने आंसर को कंक्लूड करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने लास्ट में बताया कि प्ली ऑफ एलिबाई का जो बेनिफिट एक्यूज लेना चाह रहा है वो बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, बिकॉज उसने प्ली ऑफ एलिबाई को बियॉन्ड एनी डाउट्स वो प्रूव नहीं कर पाया। 10 सेक्शन 11 का जो बेनिफिट है उसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है। ओके, सो दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ आंसरिंग। एक बार देखिए, मैं आपको फिर से फॉर्मेट समझा देती हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से समझना है, उसके बाद देखना है कि वो प्रॉब्लम किस पर्टिकुलर सेक्शन से डील करती है। जब आप समझ गए कि वो सेक्शन क्या है तो आप अपने आंसर में सेक्शन को मेंशन करेंगे, उसके जो भी एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल कंडीशंस जो भी हैं सेक्शन की, उन एसेंशियल्स को मेंशन करेंगे। एंड जब आपने एसेंशियल्स मेंशन कर दिए तो उसके बाद आप एसेंशियल्स को रिलेट करेंगे विद द प्रॉब्लम अगेन, कि वो एसेंशियल्स उस प्रॉब्लम में फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे, अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ आंसरिंग प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इस तरह से आप डील करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हो। एंड अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF चाहिए देन यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पर बहुत सी PDFs एंड PDF नोट्स अवेलेबल हैं, सो आप वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहे। सो डू हिट द बेल आइकन। Thank you for your support, and for more videos you can check our playlist. Stay tuned with us because upcoming अपनी वीडियोज़ में हम आगे डील करेंगे इसी तरह के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। IPC में काफ़ी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं एंड एविडेंस एक्ट में भी काफ़ी अदर एरियाज़ हैं जहाँ से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। इवन हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, काफ़ी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि हम अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी इस तरह के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस को डील करें, सो डू राइट अस इन कमेंट सेक्शन, ताकि हम समझ सकें कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं एंड अदर सब्जेक्ट के वीडियोस भी हम आपके लिए ला सकें। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।